बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में देर रात 2 मंजिला मकान का पिछला हिस्सा गिर गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। करीब 4 से 5 लोगों की दबे होने की इसमें आशंका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दिल्ली के कबीर नगर इलाके की घटना है, जहां पर देर रात ये हादसा हो गया। 2 मंजिला मकान था जिसका पिछला हिस्सा गिर गया और अभी भी वहां पर 4 से 5 लोगों की दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जो राहत बचाव की टीम है वो वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। और जानकारी मिल रही है कि शायद हो सकता है अभी भी 4 से 5 लोग वहां पर दबे हों, उनको निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक इसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी इसमें मिल रही है और कुछ लोग अभी इसमें फंसे हो सकते हैं, दबे होने की आशंका मलबे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि फायर फाइटर्स वहां पर हालांकि मौजूद हैं। आप देखिए इलाका थोड़ा कंजस्टेड भी वहां पर है और ऐसे में जो राहत बचाव कार्य है उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप सड़क पर जो बिजली के तार हैं वो पिछे हुए हैं ऊपर और ऐसे में और भी ज़्यादा मशक्कत हो रही है फायर फाइटर्स को। जो पिछला हिस्सा था बिल्डिंग का वो गिरा है और इससे मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। 2 लोगों की जान भी अब तक इस पूरे मामले में जा चुकी है। तो 2 मंजिला मकान का पिछला हिस्सा गिर गया। दिल्ली से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के कबीर नगर इलाके की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो राहत बचाव की टीम है वो वहां पर मौके पर हालांकि मौजूद है, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य पूरा नहीं हुआ है। मलबे को हटाने का काम वहां पर लगातार जारी है। मलबे को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। कुछ एक की हालत भी यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ नाम भी इसमें सामने आ गए हैं। जो 22 साल का रेहान है वो गंभीर रूप से इसमें घायल बताया जा रहा है, इलाज उसका चल रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। रात को करीब 2:16 पर इमरजेंसी कॉल आया पुलिस के पास। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय इमारत की पहली मंजिल खाली थी, जबकि भूतल का इस्तेमाल जींस काटने के लिए यहाँ पर किया जा रहा था और इस पूरी घटना में फिलहाल अभी राहत बचाव कार्य जारी है। और देखिए इस बीच अगली खबर, केजरीवाल ने हाईकोर्ट में नई अर्जी दी है। गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई है। जांच में सहयोग के लिए तैयार है केजरीवाल के द्वारा, ये कहा गया है। तो देखिए केजरीवाल को लगातार समन जारी किए जा रहे थे। इस बीच गिरफ्तारी की मांग की रोक की गई है। जांच में सहयोग के लिए तैयार है केजरीवाल के द्वारा, ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में नई अर्जी दी है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, आप कल जानकारी दे रहे थे कि वकील ने खुद कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर वो जाएंगे, लेकिन आज इसी को लेकर फिलहाल अर्जी भी दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की राहत जो है वो केजरीवाल को नहीं दी थी। आज केजरीवाल की ओर से एक बार फिर से एक नई अर्जी लगाई गई है, जिस पर आज जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर अंतरिम आदेश जारी करे और गिरफ्तारी की पर जो रोक है वो कम से कम हाई कोर्ट लगाए। केजरीवाल का कहना है कि वो ईडी के सम्मन को लेकर वो पेश होना चाहते हैं, लेकिन अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार ना करे तो वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं। तो ऐसे में कल जिस तरह से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राहत नहीं दी थी, तो क्या आज उनकी गिरफ्तारी पर रोक जो है वो हाईकोर्ट लगाता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन कल भी इस मामले को लेकर जो है उनके जो वकील थे इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी हाईकोर्ट से मांग की थी कि कम से कम उनको फौरी राहत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है वो राहत नहीं दी थी। यहाँ आज जो स्टे एप्लीकेशन जो केजरीवाल की ओर से दायर की गई है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि कम से कम गिरफ्तारी पर जो है वो हाईकोर्ट फौरी तौर पर रोक लगाए। इस अर्जी पर कब तक सुनवाई हो सकती, क्योंकि आज उनको फिर से पेश होना भी है। आज नवा समन उनको जो जारी किया गया उस पर उनको पेश भी होना है, तो कब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है? देखिए इस 11 बजे के आसपास इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि इस मामले में कल ही सुनवाई हुई है और 22 अप्रैल को जो पहली याचिका थी केजरीवाल की उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन आज जिस तरह से केजरीवाल ने नई अर्जी लगाई है जिसमें सीधे तौर पर मांग की गई है कि कम से कम स्टे दे दिया जाए जो ईडी जो कार्रवाई करना चाह रही है
वो पूछताछ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना हो, ये सुनिश्चित जो है वो हाई कोर्ट करे। इसी को लेकर एक स्टे एप्लीकेशन मूव किया गया है माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर रोक हाई कोर्ट लगाता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित आपका। देखिए, जाहिर तौर पर एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है और वो कह रहे हैं कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि ईडी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी ना करे। ऐसे में अगर आज मामले पर सुनवाई होती है तो जाहिर तौर पर हाई कोर्ट का जो भी फैसला रहने वाला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज समन के बाद ईडी के समक्ष पेश होंगे, क्योंकि इससे पहले ईडी ने बाकायदा कोर्ट में पहुंचकर ये याचिका दायर की थी कि बार बार समन भेजने के बावजूद भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये एक अपराध है। जिसके बाद आपको याद होगा कि इस पूरे मामले को लेकर उनको 2 मामलों में अलग अलग जमानत तक लेनी पड़ी थी, अग्रिम जमानत उनको मिली थी, और अब जांच में सहयोग के लिए वो तैयार है। ये बात वो कह रहे हैं। ईडी ने फिर से उनको इस पूरे मामले के बाद, देखिए, कोर्ट से जैसे उनको राहत मिली उसके तुरंत बाद ईडी ने उनको फिर से 9वां समन जारी कर दिया। अब 9वें समन पर क्या अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि वो अभी भी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दी है और वो कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं, कोर्ट के समक्ष ये बात अपनी रख रहे हैं कि वो ईडी के समक्ष पूछताछ को तैयार तो हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि ईडी उनकी गिरफ्तारी ना करे। संभावित गिरफ्तारी पर रोक की मांग उन्होंने की है कि जो उनको, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी बार बार ये सामने आकर बात कह रही है कि ये साजिश है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की। इससे पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने तो लोगों से बाकायदा उनकी राय तक ली थी कि क्या हमको जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव सर पर है, और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल अगर देखिए, क्योंकि ये माना जा रहा, अभी तक ये जो ट्रेंड रहा है, इस आधार पर उनको ये संभावना है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में आप जान रहे हैं कि उनके 2 बड़े नेताओं की अभी तक सलाखों के पीछे, उनको राहत तक नहीं मिल पा रही है। चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, संजय सिंह की बात हो, दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में इसी पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। तो ये अब आम आदमी पार्टी बार बार संभावना जता रही है कि ये एक साजिश है, और इस साजिश के तहत में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि अलग अलग आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने अब तक बहाने लगाए हैं ना जाने के। कभी वो चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं, कभी वो अपने इलाज के लिए चले जाते हैं, और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब तक 8 समन को दरकिनार करते रहे हैं। लेकिन अब 9वें समन की बारी है। क्या 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये देखिए, हाईकोर्ट में नई अर्जी अब दी गई है। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नजरें इस पर अब टिकी हैं कि क्या आज अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर पेश नहीं होते। 11 बजे का समय है सुनवाई का, 11 बजे कोर्ट में पहुंचने का वक्त है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में पेश होते हैं या फिर कोई बहानेबाजी उनके द्वारा की जाती है। केजरीवाल ने क्योंकि हाईकोर्ट में नई अर्जी दी है, केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बार बार कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को बोलते हुए नजर आए हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी की आशंका उन्होंने कई बार जताई है, और अब केजरीवाल ने संभावित गिरफ्तारी पर रोक की मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही। तमाम ऐसे आरोप बार बार केजरीवाल अब तक लगाते हुए आए हैं। और इस बीच अब बढ़ते हैं खबरों में आगे अखबारों में मौजूद खबरों का जिक्र कर लेते हैं। पलक, बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल बात अगर करें खबरों की तो अब हम क्योंकि देखिए लगातार जिक्र कर रहे हैं चुनाव का, तो पहले चरण के लिए नामांकन जारी है। दक्षिण और उत्तर पूर्व में घमासान 102 सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। दक्षिण की 42, उत्तर पूर्व की 13 सीट पर चुनाव, मध्य भारत की 47 सीट पर चुनाव होगा। देखिए, पहले चरण के मतदान की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपने केंद्रीय राज्य मंत्री की तस्वीर देखी जो पूजा पाठ में नजर आए लगे हुए। तो इस तरीके से देखिए अब क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो पहले चरण के लिए नामांकन जारी। दक्षिण की 42, उत्तर पूर्व की 13 सीटों पर चुनाव होगा। इस तरीके से देखा जाए तो मध्य भारत की 47 सीटों पर जो है चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और अब नामांकन शुरू होगा तो जाहिर तौर पर अभी धीरे धीरे कर नेता जो चुनावी मैदान में है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो नामांकन अपना करते हुए नजर आएंगे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, चुनावी बॉन्ड पर बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली, तो राहुल बताएं 1600 करोड़ रुपए वो कहां से लाए।
शाह ने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों ले लिया है। जिस तरीके से पूरा विवाद इसमें चल रहा है, बयानबाजी का दौर इसमें चल रहा है और अब अमित शाह खुद आईएनडी अलायंस को यहां पर आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब राहुल बताएं कि 1600 करोड़ वो कहां से लाएं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हफ्ता वसूली है तो वो भी अब 1600 करोड़ का हिसाब दें कि उनके पास 1600 करोड़ कहां से आए। इस बीच आगे बढ़ते हुए बात अब झारखंड से आ रही खबर की। झारखंड में पहले लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी बीजेपी, वहीं 2009 में स्थिति मजबूत हुई। 2014 में भी सभी सामान्य सीटों पर जीत बीजेपी को मिलती है। 2019 के चुनाव आते हैं और 2019 के चुनाव में भी सामान्य सीटों पर जीत मिलती है। 2004 में 8 सामान्य सीटों पर प्रदर्शन खराब रहा था। अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, ऐसे में अब क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है देखने वाली बात। पहले लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी बीजेपी झारखंड में, लेकिन उसके बाद लगातार स्थिति बेहतर होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते देखिए, राज ठाकरे और बीजेपी समझौता। राज ठाकरे को मिलेगी विधानसभा और म्यूनिसिपल सीट्स, बीजेपी नहीं देगी लोकसभा सीट, ये खबर फिलहाल मिल रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों तक मंथन चला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम शामिल हुए। और उसके बाद जब राज ठाकरे की मुलाकात होती है, वो दिल्ली पहुंचते हैं, तो महाराष्ट्र में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा आपने देखा कि अजित पवार की मीटिंग भी हुई थी। तो लगातार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, या फिर यूँ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं ज़ोरों शोरों से हो रही थी। लेकिन अब ये खबर कि राज ठाकरे और बीजेपी के बीच समझौता हुआ है कि राज ठाकरे को विधानसभा सीट्स मिलेगी, म्यूनिसिपल सीट्स मिलेगी, लेकिन लोकसभा सीट्स नहीं मिलेगी। ऐसी खबरें फिलहाल इस वक्त चल रही हैं। देखिए, अभी बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, राज ठाकरे भी पहुंच गए दिल्ली, लेकिन राज ठाकरे को लोकसभा की सीट नहीं दी जाएगी, उनको विधानसभा और म्यूनिसिपल में जो है सीट्स दी जाएंगी। आगे बढ़ते बात होगी वरुण गांधी और सपा गठजोड़ की अफवाह पर विराम। सपा ने घोषित किया पीलीभीत से अपना कैंडिडेट। भगवत सरन गंगवार को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो देखिए, पीलीभीत सीट को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वरुण गांधी ने लगातार अपनी मौजूदा सरकार के खिलाफ खुद ही कई दफ़ा मोर्चा संभाला। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनके तेवर बदले भी नजर आए और अब ऐसे में ये कयास लग रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के पीलीभीत से उम्मीदवार तो नहीं होंगे वरुण गांधी, क्योंकि भगवत सरन यहाँ पर उम्मीदवार जिनको घोषित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जयपुर से दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन, आपस में उलझे हैं कांग्रेस के नेता। 6 सीटों पर नाम आज लगभग तय हैं और 6 पर लेकिन रार अभी भी बाकी है। 3 सीटों पर गठबंधन की उलझन अभी बाकी है। अब तक 10 नाम ही घोषित कर पाई है कांग्रेस। दिल्ली में एक और इसको लेकर बैठक हुई, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 10 नाम पर सहमति बन पाई है। कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, नाम तय नहीं हो पा रहे। 6 सीटों पर तो आज घोषणा हो जाएगी, लेकिन 6 सीटों पर जो रार है वो अभी भी बनी हुई है। 3 सीटों पर गठबंधन की उलझन लेकिन अभी भी बरकरार है। इस बीच मुंबई से खबर। मुंबई में 2004 के बाद जीत की संभावना घट रही है। रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है। दल बदलू नेताओं का औसत 39% हो गया है। 39% से घटकर अब ये 15% हो गया है दल बदलू नेताओं का औसत, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ये रिसर्च में सामने आया कि दल बदलू नेताओं का औसत 39% होता था और अब वो 15% हो गया। बिल्कुल 49% है। आपको बता दें, जैसे कि हम लगातार बता रहे, दल बदलने वाले 702 का औसत कम रहा। दल बदलू नेताओं का औसत 49% है, 49%, और 49% से घटकर अब 15% फिलहाल ये हो चुका है। जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली खबर आपको बताते हैं। आरबीआई ने की घोषणा, रविवार को दरअसल देश भर के बैंक खुलेंगे और ऐसे में 31 मार्च को देश भर के बैंक खुलेंगे। 31 मार्च को एनुअल क्लोजिंग है। इनकम टैक्स ऑफिस भी खुले रहेंगे। 31 मार्च को आईटी दफ्तर भी खुले रहेंगे। तो आरबीआई की तरफ से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा की गई है कि यहाँ पर 31 मार्च को आईटी दफ्तर खुले रहेंगे और आपको बता दें तमाम बड़े जो संस्थान है वो खुले रहेंगे। छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, रविवार को बैंक अब खुलेंगे, ये फैसला किया गया है। 31 मार्च को देश भर के जितने भी बैंक है सभी खुले रहेंगे, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग है, इसलिए जो छुट्टी थी अब उसको रद्द किया गया है। पूजा, देखिए, बिल्कुल 31 तारीख की अगर बात करते हैं तो कैलेंडर में 31 तारीख दिखा रहा है संडे, और संडे को होती है बैंक की छुट्टी। लेकिन आरबीआई ने यह तय किया है कि भले ही रविवार हो, लेकिन क्योंकि ये एनुअल क्लोजिंग डे है, क्योंकि 31 मार्च को आप जान रहे हैं कि जो एनुअल ईयर होता है वो ख़त्म होता है,
तो ऐसे में 31 मार्च को रविवार के दिन बैंक बंद होने की बजाय इस बार खुलेंगे और साथ ही साथ जो आईटी का जो विभाग है, जो वो ऑफिसेज हैं, वो भी खुलेंगे। रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो भारत में तेज़ी से असमानता बढ़ रही है। सबसे अमीर जो है वो 1% लोगों के पास देश का 40% वेल्थ है। ज़रा गौर कीजिएगा, 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास देश का 40% यानी 40% वेल्थ है। 2014 से 23 के बीच में आय में असमानता जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। कुल आय में इनकी जो हिस्सेदारी वो 22.6% है। तो यानी जो असमानता है, असमानता किस लिहाज से, जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा बढ़ी है और 40% की जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है पूरे देश की। और इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत में तेज़ी से जो असमानता है वो बढ़ी है, क्योंकि कुल आय में जो इनकी हिस्सेदारी वो 22.6% है। सबसे अमीर जो लोग हैं उनके पास में देखिए उनकी तादाद कितनी है, जो अमीर लोग हैं उनकी तादाद है मात्र 1%, लेकिन उन 1% के पास में 40% की वेल्थ है, यानी सारा पैसा धन जो है वो 40% इन 1% यानी 1% लोगों के पास में ही है। बिल्कुल, तो दुनिया के मुकाबले में भारत में सबसे ज़्यादा असमानता है और ये जो अभी आपने आंकड़े बताए पूजा, ऐसा पिछले 100 साल में पहली बार ये जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार असमानता की खाई 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के बाद अब तेज़ी से बढ़ा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे, मनरेगा की मजदूरी में अब इजाफा होगा। चुनाव आयोग ने दी है केंद्र को इसकी अनुमति। केंद्र ने आचार संहिता लागू होने के बाद प्रस्ताव भेजा था। 1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई मजदूरी। तो जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके लिए खुशी की खबर है, 1 अप्रैल से उनको बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। इसकी मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग ने केंद्र को अनुमति दे दी है। इस बीच मुंबई से आ रही खबर का जिक्र कर लेते हैं। सोना रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इस बीच 65,689 रुपए पर सोने की कीमतें पहुंच गई हैं। इस महीने 3,448 रुपए कीमतों में इजाफा देखा गया है। दिसंबर तक 70,000 रुपए प्रति ग्राम सोने की कीमतें हो सकती हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट हो सकता है 70,000 के पार। तो गोल्ड अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। भास्कर उसमें लिखा भी हुआ है कि सोने की आखिर कीमत बढ़ क्यों रही, कारण उसका क्या है। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण इसका है वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के चलते सोने का निवेश बढ़ रहा है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। घरेलू बाजार में शादी और फेस्टिवल की डिमांड ज़्यादा हो गई है। ETF बाइंग की वजह से सोने के निवेश की मांग बढ़ गई है। सेंट्रल बैंक 2 साल से सोने की आक्रामक जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण सोने की कीमत लगातार बढ़ रही। दिसंबर तक 70,000 हो जाएगी सोने की कीमत। आगे बढ़ते, केंद्र सरकार ने एफसीओ को किया है नोटिफाई। फैक्ट चेक यूनिट PIB के होगा अधीन और फेक न्यूज़ को रोकने का एक काम करते हुए नजर आएगा। एफसीओ पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। फेक न्यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से कई ज़्यादा भ्रांतियाँ यहाँ पर फैलती हैं और लोगों को यहाँ पर मुश्किलें आती थी। लेकिन इसी बीच अब केंद्र सरकार ने एफसीओ को फिलहाल नोटिफाई किया है, जिसपे फेक न्यूज़ को रोकने का काम होगा। एफसीओ पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हुए, चुनावी रेवड़ियों पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट लोक लुभावन चुनावी वादों पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है। तो देखिए, आप जानते हैं कि चुनावी रेवड़ियों का जिक्र हो रहा है, यानी जो लोक लुभावने वादे कर दिए जाते हैं आमतौर पर, और जाहिर तौर पर देखिए इसका इफेक्ट चुनाव पर होता है। और ये आज सुनवाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब मामले पर सुनवाई होने जा रही है और ऐसे में कोर्ट का फैसला जो भी रहने वाला है, जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने ये कहा कि चुनावी रेवड़ियाँ इस तरीके से पार्टीज़ नहीं बांट सकती हैं जिनको वो पूरा ना कर पाएँ, तो ऐसे में, या फिर क्योंकि देखिए खुद देश के वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो जिस तरीके से ऐलान कर दिए जाते हैं चुनावी रेवड़ियाँ जिनका जिक्र हो रहा है, उससे जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसको लेकर तो खासतौर पर राज्य और केंद्र की सरकार के बीच में गतिरोध भी देखने को मिला, खासतौर पर उन राज्यों के अंदर जहाँ पर जो सरकार है वो विपक्षी पार्टी की है और केंद्र में क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो बीजेपी है। तो उसमें कई दफ़ा आरोप भी लगते रहे वहाँ की मौजूदा सरकारों की ओर से, जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, कि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रही है, हमको फंड नहीं दे रही है। और उस पर आपको याद होगा कि ये कहा गया कि आप इस तरीके के ऐलान कर देते हैं जिससे जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर पड़ता है, डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आज कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इन चुनावी रेवड़ियों को लेकर क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि अब मैनिफेस्टो की भी बारी सामने आ रही है। सब पार्टीज अपने अपना मैनिफेस्टो भी सामने रखेंगी।
और अब बात होगी गूगल पर लगाए गए जुर्माने की। दरअसल फ्रांस में गूगल पर 2261 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। फ्रांस की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने ये निर्णय लिया है। न्यूज पब्लिशर्स को पेमेंट ना देने पर यह फाइन लगाया गया है। बड़ी जानकारी है। दरअसल ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। ये फैसला ईयू और विभिन्न देशों के द्वारा गूगल सहित टेक कंपनियों को न्यूज पब्लिशर्स को खबरों के भुगतान के लिए मजबूर करने के अभियान का हिस्सा है और इसमें ये कार्रवाई करते हुए बड़ा जुर्माना यहां पर गूगल पर लगाया गया है। 2261 करोड़ का जुर्माना फ्रांस में गूगल पर लगाया गया है। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खुशहाल देशों में भारत 126वें नंबर पर है। यूएन ने जारी किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और पाकिस्तान को बताया है भारत से खुशहाल देश, और साथ साथ में फिनलैंड नंबर 1 पर इस बार रहा है। और देखिए यहाँ पर अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। फिनलैंड नंबर 1 पे है और उसके बाद डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है और लग्जमबर्ग, फिर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश जो कि इस श्रेणी में शामिल है टॉप 10 देशों में। और फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। आगे बढ़ते 15,000 के जीएसटी स्कैम में 2 गिरफ्तार हो चुके। सोनीपत के 2 बिजनेसमैन की गिरफ्तारी हुई, उनको अरेस्ट किया गया। फर्जी बिलों से हजारों करोड़ का इनपुट टैक्स उठाते हुए ये नजर आए थे। उसके बाद जैसे ही विभाग को सूचना मिली तो तुरंत इस पूरे मामले की जांच शुरू की और सोनीपत के 2 बिजनेसमैन इसमें शामिल नजर आए, जिनके पूछताछ के आधार पर उनको फिलहाल अरेस्ट किया गया और अभी भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही। 15,000 के जीएसटी स्कैम में 2 की गिरफ्तारी हुई। चलिए आगे बढ़ते बात होगी जयपुर से खबर की। रद्द हो सकती है एसआई की परीक्षा। एसओजी अनुशंसा की तैयारी में एसओजी के तर्क और सवाल। परीक्षा 3 दिन चलना ही संदेहास्पद। पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। आरपी में ट्रेनिंग ले रहे 670 एसआई। 20 एसआई रडार पर हैं, 1 की गिरफ्तारी। तो मामला जयपुर का है, जहां पर माना जा रहा है कि जो एसआई की परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। एसओजी अनुशंसा की तैयारी में एसओजी के तर्क और सवाल क्या है। परीक्षा 3 दिन चलना ही संदेहास्पद है। पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। आरपी में ट्रेनिंग ले रहे 670 एसआई। 20 एसआई रडार पर, 1 गिरफ्तार। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। पिता की बाहों से गिरकर 1 साल के मासूम की मौत हो गई है। रायपुर से खबर है, जहां पर फॉल्ट की बालकनी से 40 फीट नीचे एक मासूम गिर गया। पिता कर रहा था अपने 5 साल की दूसरे बेटे को संभालने की कोशिश और देखिए थोड़ी सी लापरवाही के चलते जो बच्चा है, मासूम है, वो गिरकर उसकी मौत हो गई है। इस दौरान बाहों से फिसलकर 1 साल की जो बेटी है वो उसकी मौत हो गई। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर दिल्ली से। नई दिल्ली एयरलाइंस की ग्रोथ तेज हुई है। 2 इंटरनेशनल हब नाकाफी। विल्सन के रिपोर्ट के द्वारा कहा गया देश को एक और इंटरनेशनल हब की खासा जरूरत है। मुंबई दिल्ली के अलावा एक और हब की जरूरत देश को है। तो विल्सन के द्वारा ये कहा गया 2 इंटरनेशनल हब नाकाफी है। विल्सन के द्वारा कहा गया नई दिल्ली एयरलाइंस की ग्रोथ तेज हुई है। और देखिए सिडनी से खबर। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई सामने। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पर मंडरा रहा है खतरा। प्रमुख नदियों पर खतरा मंडरा रहा है। सिंधु घाटी में प्रतिकूल प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिडनी की एक रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए जिसमें कि मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी में प्रतिकूल प्रभाव जो काफी बढ़ रहा है, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसके अलावा 2-3 नदियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई ऑस्ट्रेलिया के इस इंस्टीट्यूट की तरफ से। फिलहाल रिपोर्ट खबर आगे उज्जैन से है। शिव ज्योति अर्पणम। महाकाल की नगरी में रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी। अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। 26 लाख दीपों की व्यवस्था की जा रही है। 50,000 लीटर तेल के साथ में 4 क्विंटल रुई, 550 किलो कपूर मंगवाया गया है। और अब देखिए एक तरफ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर राम की नगरी में आपने देखा कि दीपोत्सव हुआ और अब ऐसे में शिव ज्योति अर्पणम की तैयारी है। महाकाल की नगरी में भी जो यूपी का रिकॉर्ड है, जो अयोध्या का रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने की तैयारी। 26 लाख दीपों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और अब बात होगी अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि इस बार 45 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो जाएगी। 19 अगस्त तक यात्रा ये चलेगी। पिछले साल ये यात्रा 62 दिन चली थी, लेकिन इस बार 45 दिन की यात्रा होगी। रजिस्ट्रेशन इसका 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जो लोग अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट भी अब सामने आ गई है। इस बीच बिहार में सीट शेयरिंग में एनडीए ने समीकरणों को साधा है। एनडीए ने सामाजिक समीकरणों को साधा है सीट शेयरिंग के दौरान। राजग ने तैयार की है प्रत्याशियों के चयन की जमीन और महागठबंधन पिछड़ा है, इसमें पीछे नजर आ रहा है। पशुपति पारस के कदम से असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। पशुपति हाजीपुर सीट से चुनाव के लिए वो लगातार अड़े हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी की खिड़की खोलकर सेक्स करने पर एफआईआर दर्ज। दक्षिण बेंगलुरु में घटना हुई। कृत्य के आरोपी नवविवाहित दंपति ने किया काउंटर केस। कहा मकान खाली करवाने के लिए किया झूठा केस। पूजा। और चलिए आगे बढ़ते, बात होगी ब्रज की होली की धूम की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली की शुरुआत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में उमड़ी है भारी भीड़। देश के कोने कोने से होली खेलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये ब्रज की होली की धूम आप इस वक्त देख रहे हैं। देश के कोने कोने से होली खेलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली शुरू हुई। और देखिए ब्रज की होली की चर्चा चारों तरफ होती है ब्रज में। अब क्योंकि देखिए होली शुरू हो चुकी है और होली का पर्व ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाया था। लगभग 1 से 1.5 महीने तक यहाँ होली की धूम देखने को मिलती है और अब दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और वही सिलसिला शुरू हो चुका है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी।